नमस्कार दोस्तों, आज हम जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इनके कंसेप्ट को सीखेंगे, रूल्स सीखेंगे और एंड में हल्की से अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस हम करेंगे। साइड में आप देख रहे होंगे कि हाँ सभी परफेक्ट मैंने लिख रखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। बात यह है कि अगर हम कंसेप्ट समझना चाहते हैं कंटिन्यूस टेंस का, तो कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट का कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। या आसान भाषा में मैं कहूँ कि अगर आप परफेक्ट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको कंटिन्यूस का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये एक दूसरे से बिल्कुल कंसेप्ट वाइज जुड़े हुए हैं। एक का कंसेप्ट समझने के लिए हमें दूसरे का कंसेप्ट समझना पड़ता है। तो चलिए कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। अगर इसके कंसेप्ट की हम बात करें तो उसका कंसेप्ट बेहद आसान है, यानी कि कोई काम अगर हलचल में है, प्रेजेंट में हलचल में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में हलचल में है तो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में हलचल में होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस। साधारण भाषा में बोले कोई काम हलचल में हो वो कंटिन्यूस टेंस है। अगर कोई काम हलचल में नहीं है यानी वो काम समाप्त हो चुका है तो वो परफेक्ट टेंस है। इतनी सी बात है, यानी हलचल में होगा तो कंटिन्यूस, अगर हलचल में नहीं है तो यानी वो परफेक्ट टेंस होगा। और जो कंसेप्ट नहीं सीखना चाहते, जो बचपन से हमें हिंदी पहचान करवाई गई है सेंटेंसेस की, कि अगर सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से हो तो वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह से अगर वो एंडिंग किसी की रहा था, रही थी, रहे थे से हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस है। और अगर एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगी तो हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये इनकी हिंदी एंडिंग वाले पहचान है, यानी कि अगर सेंटेंस की एंडिंग इनसे हो तो ये टेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमें बचपन से बताए गए हैं, 6-7 क्लास से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट भी हमें कहीं ना कहीं पता हो। कंसेप्ट हर जगह लागू होगा और ये जो पहचान है वो हर जगह लागू नहीं होगी। तो उसको कंसेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से करने की कोशिश हम करते हैं। अगर हम पहला सेंटेंस की ओर ध्यान दें, अक्षय गाड़ी रिपेयर कर रहा है, जब ये मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो यानी मैं क्या बता रहा हूँ, अक्षय गाड़ी रिपेयर कर रहा है, यानी गाड़ी अभी रिपेयर नहीं हुई, आप उसे नहीं चला सकते हैं। आप ये नहीं कि गाड़ी स्टार्ट करके चल देंगे, क्या पता उसके पुर्जे अलग अलग हों, अभी रिपेयर का काम चल रहा है, रिपेयर नहीं हुई है गाड़ी। लेकिन जैसे ही मैं सेंटेंस बोल दूँ अक्षय गाड़ी रिपेयर कर चुका है, तो यहाँ आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में क्लियर है कि गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, अब आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं, है ना। गाड़ी रिपेयर है, रिपेयर करने का काम समाप्त हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। तो खत्म होगा तो कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। और अगर हलचल में है, जैसे गाड़ी अभी रिपेयर की जा रही है, तो वो कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा एग्जांपल की ओर ध्यान देते हैं। जैसे मैं बोल दूँ चुनाव चल रहे हैं, यानी कि सब समझते हैं चुनाव अभी हलचल में है, कंटिन्यूस है। लीडर से आपको बड़े मीठे मीठे वादे करेंगे, बड़े प्यार से आपसे बातचीत करेंगे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बोल दूँ कि चुनाव हो गए हैं, तो क्या पता लगता है, यानी लीडर कोई मीठी मीठी बात नहीं करेंगे, कोई वादे नहीं करेंगे, यहाँ काम समाप्त हो चुका है। पहले सेंटेंस में क्या था? जब मैंने बोला चुनाव चल रहे हैं, हलचल में था, कंटिन्यूस सेंटेंस था, वो काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बोला चुनाव हो गए हैं या चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें क्या समझ आ रहा है? हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर काम खत्म हो चुका है। तो हमें पहले दिमाग में बिठाना कि काम खत्म कब हुआ है, कब नहीं हुआ है। अगर हम इस चीज़ की पहचान कर पा रहे हैं तो हम कंटिन्यूस और परफेक्ट की पहचान आराम से कर लेंगे। तो हम इनके कंसेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तीसरे सेंटेंस की ओर अगर हम ध्यान दें, अमिताभ बच्चन किस्तें चुका रहा था, यानी कि अगर मैं सेंटेंस से बोलता हूँ काम खत्म हुआ, उसने अपनी सभी किस्तें चुका दी थी या नहीं चुकाई थी, इस बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अमिताभ ने किस्तें चुका दी थी, यानी काम खत्म है, उसने अपना कर्जा खत्म कर दिया था, उसने अपना कर्जा उतार दिया था। लेकिन जब मैं बोलता हूँ अमिताभ अपनी किस्तें चुका रहा था, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? चुका रहा था, यानी हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या है कि तब तो काम चल रहा था, समाप्त होने की इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। पास्ट में किस्तें चुकाई जा रही थी, ख़त्म होने की कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे पास नहीं है। ये क्लियर होगी? ख़त्म होना यानी परफेक्ट है, ख़त्म नहीं हुआ, हलचल में था पास्ट में, तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, ऊपर वाले कंटिन्यूस प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, ये ऊपर वाले में प्रेजेंट में हलचल हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस को मूव करते हैं। मंदिर में पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा है, यानी कि पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा है। अब जब आप अपने दोस्त के साथ जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पिज़्ज़ा खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पिज़्ज़ा खाने के लिए घर से चले, आपको किसी ने सेंटेंस बोल दिया कि पिज़्ज़ा तो मंदिर में खिला दिया गया है या मंदिर में पिज़्ज़ा खिला दिया गया है। जैसे ही आपने सेंटेंस बोला, क्या दिमाग में खटका कि पिज़्ज़ा बांट दिए गए हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग यही है ना
कि सेंटेंस का मीनिंग है कि पिज़्ज़ा बांट दिए गए हैं, यानी अब बांटने का काम फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब पिज़्ज़ा नहीं बांटे जा रहे हैं, काम ख़त्म है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ पिज़्ज़े बांटे जा रहे हैं, यानी काम हलचल में है, मौका है, आप जाके खा सकते थे। जैसे ही बोल दिया बांट दिए गए हैं, अब आपको एक भी पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेंगे, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपने बोल दिया पास्ट में, बताया कि यार अभी कार्तिक ना बीए कर रहा था, तो बीए कर रहा था, इसमें काम समाप्त होने की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्या पता उसने बीच में छोड़ दिया बीए बाद में जाके, है ना। काम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता है। स्टार्ट उसने की थी, चल रहा था काम, हलचल में था। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया कार्तिक ने बीए कर ली थी, यानी अब वो हम उसे ग्रेजुएट कह सकते हैं, ख़त्म की होगी उसने, तो ही हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि कार्तिक ने बीए कर ली थी, काम ख़त्म हो चुका है। लास्ट सेंटेंस है, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि लास्ट सेंटेंस है कि रणबीर डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा होगा, यानी कि आप, अगर आपको उम्मीद है कि वो जमा करवा रहा होगा, आप जाके उसे रोक सकोगे ना, रोक सकते हो। यानी काम अभी हलचल में है, काम ख़त्म नहीं हुआ है कि भाई डॉक्यूमेंट जमा मत करा, इसमें एक रिस्क है, अभी तेरा डॉक्यूमेंट अधूरा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया कि रणबीर ने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए होंगे, यानी अब उसे आप नहीं रोक सकते, तो काम ही ख़त्म हो गया। अब तो डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, काम ख़त्म। काम ख़त्म होगा तो क्या टेंस है, परफेक्ट है। अगर काम हलचल में है तो कौन सा टेंस है, तो हमारा वो कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ ये बात क्लियर हुई होगी। आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, साथ के साथ वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख दें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को कई भागों में बांटा गया है, कई पार्ट्स में बांटा गया है, और कई पार्ट्स ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि मुझे आते हैं, आप उनसे वाकिफ़ हो गए, आपके लिए वो आसान होंगे। अगर आपको स्किप करने हैं तो नीचे रेड कलर की लाइन आप शो हो रही होगी आपको, इस रेड कलर की लाइन को देखकर आप इसे स्किप कर सकते हैं। यानी कि जब भी एक नया पार्ट स्टार्ट होगा तो वो लाइन दोबारा से स्टार्ट होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे लाइन कम होती जा रही है, वो पार्ट का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने में कितना टाइम बचा है, वो लाइन से आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो अगर आपको स्किप करना है, उस लाइन की हेल्प से आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट करने के बाद हम हल्का सा ये सेंटेंस का बेसिक सा करेंगे स्ट्रक्चर, यानी ये सभी को पता हो, जिसको पता है वो तो स्किप कर ले, जिसको नहीं पता वो उसको देख ले। अब है क्या कि सब्जेक्ट होता क्या है, करने वाला। जो करने वाला, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। काम क्या होता है, काम हमारा क्या है, काम हमारा वर्ब है, और उसे करने वाला हमारा सब्जेक्ट है। जो बच गया वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे ज़्यादा ध्यान देना, जो बच गया वो सारा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल दें, जैसे शाहरुख खान गाना गाता है, इसमें गाना गाने वाला कौन है, शाहरुख खान है गाना गाने वाला, तो शाहरुख खान क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। काम क्या हो रहा है, गाने गाने का काम हो रहा है, तो गाता है क्या है, वर्ब है, सिंग कर रहा है वो। नेक्स्ट सेंटेंस है, गब्बर गाड़ी चला रहा है, तो इसमें गाड़ी चलाने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमारा गब्बर है, क्योंकि चलाने का काम गब्बर कर रहा है, करने वाला गब्बर है। क्या काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो चलाना क्या है, चलाना एक वर्ब हुई, तो चलाना एक वर्ब है, और गाड़ी क्या हुई, हमारी सब्जेक्ट हुई। तीसरे लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि दलजीत ने मेरे दोस्त की सहायता की। सहायता करना काम है, यानी कि सहायता करना क्या है, वर्ब है। सहायता करने वाला कौन है, करने वाला दलजीत है, तो दलजीत क्या हुआ, दलजीत सब्जेक्ट हुआ, और सहायता करना, हेल्प करना क्या हुआ, वर्ब हुआ। बाकी सेंटेंस जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ होगा। अब वर्ब में थोड़ा सा डाउट रह जाता है बच्चों को। वर्ब के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा आपको। वर्ब की जो 5 फॉर्म होती हैं, अब आप स्कूलों में आपने 3 फॉर्म की होगी। 4th फॉर्म है जो ING वाली फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं, उसी को वर्ब की 4th फॉर्म बोला जाता है। और जो S और ES लगाते हैं वो वर्ब की 5th फॉर्म होती है। S और ES जो हम लगाते हैं वो वर्ब की 5th फॉर्म होती है। अगर आपको नहीं पता तो उसकी चिंता ना करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 4th फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी वर्ब हमारे इसमें कोई काम की नहीं है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सभी के अंदर हम ING वाली वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान हुआ, यहाँ पता लग गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के कंटिन्यूस की रूल की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट में कोई हम हलचल में हो, इसका जो बिना प्रश्न का और बिना नोट वाला जो स्ट्रक्चर है बेहद आसान है, वो करते हैं। पहले करना क्या है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद इज़-एम-आर लगाना है। इज़-एम-आर कैसे इस्तेमाल करना है नीचे लिख रखा है। उसके बाद वर्ब की ING वाली वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल करना, और एंड में जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। इतना आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इज़-एम-आर का इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ बता रहा। इसका इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या किसी एक इंसान का नाम हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा की बात कर रहे हैं, यू, दे, वी या फिर रामू एंड श्यामू, ज़्यादा लोगों की बात है, रामू एंड श्यामू 2 लोग आ गए, या ज़्यादा की जब भी बात करेंगे तो फिर हम आर आएगा सब्जेक्ट के बाद। और अगर सब्जेक्ट में सिर्फ I आ रहा है तो फिर M आएगा।
एम है वो सिर्फ आई के साथ आता है और किसी के साथ वो इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, रामू बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहा है। सहायता करने वाला कौन है? रामू। नंबर 1 पे सब्जेक्ट हमने रामू लिखा। रामू एक है तो इज़ा आ गया इसके साथ, सहायता करना हेल्प, हेल्प के साथ आईएनजी आ गया। किसकी सहायता कर रहा है? बचा क्या? बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ितों को हमने एंड में लिख दिया। इतना सा काम है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मूवी देख रहा हूँ, देखने वाला कौन है? मैं हूँ, तो आई आ गया। आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, नीचे बता रखा है, एम लगाएंगे। देख रहा हूँ, देखना यानी कि वॉच, वॉच के साथ आईएनजी आ गया रूल के अकॉर्डिंग। और बचा क्या? मूवी, मूवी एंड में आ गया। जब भी इसमें नोट लगाना हो तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा? नोट। तो ये रहा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इज एम आर के बाद हमने क्या लगा दिया? नोट का इस्तेमाल कर दिया। बाकी सेंटेंस सारा सेम टू सेम डिटो सेम है, बस हमने इज एम आर के बाद क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। सेम एग्जांपल लेंगे, रामू बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं कर रहा है, तो नहीं के लिए क्या कर दिया? इज के बाद नोट लगा दिया। इसी तरह से मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ, तो एम के बाद नोट लगा दिया। इतना सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब बात करते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की, बिना प्रश्न के सेंटेंस की, बिना नोट के सेंटेंस की, जिस तरह हमने प्रेजेंट में बात की थी। उसी तरह से पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगाया, आईएनजी की वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल किया और एंड में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है। वॉज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ लिख रखा है। वॉज आएगा सिंगुलर के साथ और वर्ब आएगा प्लूरल के साथ। जैसे कि आई एक है, ही एक है, शी एक है, इट एक है, रामू एक है। यहाँ पर जहाँ पर था इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ वॉज कर लो, जहाँ पर थे इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ वर्ब कर दो, अगर आपको ये ज़्यादा आसान लगता है तो। आगे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो हमने वो सेम एग्जांपल ले लिया पास्ट में। अगर हमें बोलना हो कि रामू बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहा था, तो हमने क्या किया? कर रहा था, रामू करने वाला था, उसके साथ वोज लगा दिया। एक था ना, अगर ज़्यादा होते रामू एंड शामू तो वो वर्ब लगा देते। बाकी सारा सेंटेंस आपने बना लिया। मैं मूवी देख रहा था, देखने वाला मैं था, तो आई लगा दिया। आई लगाने के बाद वोज आ गया, उसके बाद फिर सेम इज एम आर की जगह वोज वर्ब लगा दिया। बस यहाँ कुछ नहीं है। कोई डाउट था इसमें? वोज वर्ब कैसे इस्तेमाल करना बता रखा है। सेम प्रेजेंट जिसको समझा है कंटिन्यूस, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस है। अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेगेटिव में प्रेजेंट में क्या किया था? इज एम आर के बाद हमने नोट लगाया था। इसी तरह यहाँ पर वॉज वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, वो सेम एग्जाम्पल, रामू सहायता नहीं कर रहा था बाढ़ पीड़ितों की, तो वॉज के बाद नोट आ गया। मैं मूवी नहीं देख रहा था, तो वॉज के बाद फिर नोट आ गया। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट डाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। उसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि बिना प्रश्न और बिना नोट वाला सेंटेंस, करना क्या है? सब्जेक्ट उसी तरह से लगाएंगे, उसी तरह से हम आगे एंड में आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, उसी तरह से एंड में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बस जो हेल्पिंग वर्ब में हल्का सा बदलाव है, वहाँ पहले इज एम आर आ रही थी, पास्ट में वॉज वर्ब आ रहा था, और यहाँ पर क्या आएगा? विल बी। अब आपको लगा होगा स्कूलों में शायद आपने शेल भी किया होगा, तो शेल का इस्तेमाल अब कई सालों से हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बुक्स में भी इसका पूरी तरह से ऑब्सलीट हो चुका है, कट चुका है। हाँ, कई जगह आपको मिलेगा। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको कई जगह पर हल्का सा मिल जाएगा। नॉर्मली आप बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करते, और स्पोकन में तो भूल ही जाओ, बिल्कुल ही कोई शेल का इस्तेमाल नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। रामू बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहा होगा, बस क्या किया हमने? यहाँ विल भी लगा दिया। बाकी सारा फंडा यहाँ सेम है। जैसे मैंने पहले इज लगाया था, फिर उसके बाद वॉज वर्ब था, यहाँ पर विल भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल दूँ मैं मूवी देख रहा हूँगा, तो मैं विल भी लगा दिया इज एम आर की जगह, बस। ठीक है, एंड में प्रैक्टिस आप करोगे तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव आपको हल्का सा ट्रिकी लग सकता है, वैसे इसका बहुत आसान है नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है और बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल है। उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ? तो विल के बाद हमने यहाँ क्या कर दिया? नोट का इस्तेमाल यहाँ कर दिया। कोई डाउट नहीं है, विल के बाद हमने नोट का इस्तेमाल कर दिया, बाकी सारा सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। रामू बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं कर रहा होगा, विल के बाद नोट लगा दिया। मैं मूवी नहीं देख रहा हूँगा, विल के बाद फिर नोट लगा दिया, यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया। अब हल्का सा जितना मैंने किया, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें उसका, ताकि हम क्या क्या सीख पाएँ, पता लगे। तो पास्ट में हमने क्या किया था? वॉज वर्ब के बाद आईएनजी का इस्तेमाल किया था। जब नोट लगाना था तो नोट वॉज वर्ब के बाद नोट लगा दिया था। ये हमारा पास्ट में हमने ऐसा रूल अप्लाई किया था। जैसे आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। प्रेजेंट में हमने क्या किया था? इज एम आर के बाद हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया था, और जब हमें नोट लगाना इज एम आर के बाद हमने नोट का इस्तेमाल कर लिया था। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। इसी तरह से जो लास्ट हमारा फ्यूचर हमने आखिरी में किया, उसमें क्या किया था? उसमें हमने विल बी का इस्तेमाल किया था, साथ में आईएनजी का इस्तेमाल किया था, और साथ में अगर नोट लगाना था तो विल के बाद हमने नोट का इस्तेमाल किया था। आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग। क्लियर है? तीनों टेंसेस के आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो चुके होंगे। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके, यानी प्रश्न पूछने वाले
स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक हाँ ना वाले इंटेरोगेटिव, एक बिना हाँ ना के इंटेरोगेटिव। यानी कि एक वो प्रश्न जिनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ हाँ ना में ही दिया जा सकता है, और एक वो प्रश्न जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जाता, हमें बताना पड़ता है, इलेबोरेट करना पड़ता है। 3-4 एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ आप कितने बजे उठते हैं, आप हाँ ना नहीं बता सकते, हाँ ना बताना पड़ेगा कितने बजे उठते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। आप किसे जानते हैं, आपको बताना पड़ेगा आप किसे जानते हैं। आपके कितने दोस्त, हमको बताओगे हाँ, कितने हैं दोस्त आपके। हाँ ना में उत्तर आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप सुबह जल्दी उठते हो, आप हाँ ना में उत्तर दोगे। क्या आप दिल्ली गए हो, आप हाँ ना में उत्तर दोगे। क्या आपने एमए कर रखी है, आप हाँ ना में उत्तर दोगे। तो जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही हो वो हमारे इंटेरोगेटिव है, और जिसका उत्तर हाँ या ना में ना हो वो हमारे WH फैमिली, जिसमें हमें इलेबोरेट करके बताना पड़ता है। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बेहद आसान है। ये दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल्स हमारे सामने लिख रखे हैं। इसमें हम करेंगे क्या, जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम बस पहली हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, उठा के हमने आगे रख देंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी उसको हमने उठा के आगे रख दिया। इतना सा हमारा काम है, बाकी सारा हमारा सेम है। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है इज़ रामू नोट हेल्पिंग हिम। इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रामू हमारा सब्जेक्ट है, और नोट उस तरह से हमने रूल के अकॉर्डिंग हमें बता दिया। एग्जाम्पल है किस तरह से रूल हमारा फॉलो हुआ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हमारे वो प्रश्न वाले सेंटेंस है जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं आता है। उसमें क्या किया, ये सारा जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था ये सारा सेम टू सेम हमने लिख दिया। बस आगे क्या ऐड कर दिया, WH फैमिली का वर्ड आगे हमने ऐड कर दिया। जिनको WH फैमिली के बारे में नहीं पता, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, हु, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। यहाँ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यानी कि इंटेरोगेटिव सेम टू सेम लिख दिया, आगे WH फैमिली का वर्ड हमने ऐड कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं एक। तो वाई इज़ रामू नॉट हेल्पिंग हिम। रामू उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। वाई एक WH वर्ड है वो हमने आगे लिखा। उसके बाद हमने हिज एक हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ लिखी। रामू हमारा सब्जेक्ट है, करने वाला वो यहाँ लिखा। नोट अगर यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ किया। अगर वर्ब का इस्तेमाल करना है तो यहाँ हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, और एंड में जो बच गया वो एंड में ऑब्जेक्ट हमने वो एंड में इस्तेमाल किया। यानी कि इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जो हमारा WH फैमिली का स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमने सीखा इस स्ट्रक्चर से अब इनको अप्लाई करके देखते हैं। जो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में रख रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट से पहले हम प्रश्न वाले में रख देते हैं। जैसे यहाँ रख दिया, नीचे वाले सेंटेंस में भी हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। ये हमारा प्रश्न वाला स्ट्रक्चर होता है। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक आसान क्लियर हो जाएगा आपको। सेंटेंस है राहुल क्या बता रहा है। तो कौन सा प्रश्न है, हाँ ना वाला प्रश्न है या बिना हाँ ना वाला प्रश्न है। आप हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का? नहीं, आप इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, रूल कौन सा अप्लाई करोगे? आप WH फैमिली का रूल अप्लाई होगा इसके अंदर। यानी कि अगर ये हाँ ना वाला प्रश्न नहीं है तो ये रूल अप्लाई होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे हमें WH फैमिली का इस्तेमाल करना है। WH फैमिली इस वर्ड में क्या है, इसमें है क्या। क्या आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वट। तो नंबर 1 पे वट लिखना पड़ेगा, WH फैमिली का वर्ड है, ये यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 पे क्या रूल है, नंबर 2 पे रूल है कि हमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है राहुल। ये राहुल है ना बताने वाला, तो राहुल एक है तो क्या आएगा, वॉज आएगा। तो यहाँ हम नंबर 2 पे वॉज लिख देंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आना था, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट हमारा राहुल है, हमें पता है, तो मैं लिख देंगे राहुल। उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, नोट का इस्तेमाल करना है। नोट इसमें नहीं, वर्ड नहीं दे रखा तो उसको काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इस्तेमाल करनी है वर्ब, यानी कि ING वाली वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब इसमें क्या काम आ रहा है बताइए, बताने का काम आ रहा है। बताना क्या होता है, टेल, या टेल इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में ING का इस्तेमाल कर देंगे। फोर्थ हमारी ING वाली फॉर्म होती है। इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में कुछ क्या चीज़ बची, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि हम इसको ऑब्जेक्ट को काट देंगे। जैसे कि हमें नहीं था सेंटेंस में, नहीं काट दिया, ऑब्जेक्ट नहीं था ऑब्जेक्ट काट दिया, बचा कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस है, वट वॉज राहुल टेलिंग। इसी तरह से आप रूल फॉलो कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल होंगे प्रैक्टिस होगी एंड में, इसी तरह से आपने रूल को फॉलो करना है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, अभी हमारा वो पास्ट का था, एक प्रेजेंट का है, सेम वही फंडा है। यानी कि उसमें क्या किया था, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करनी थी। बस हमें देखो वही काम यहाँ कर रखा है, वही यहाँ कर रखा है, सेम जैसे हमने पहले किया था, मैंने बताया था। उसी सेम फंडे की तरह हम रूल अप्लाई करेंगे। इसमें भी WH फैमिली का रूल अप्लाई हो रहा है, तो लगाओ रूल। नंबर 1 पे क्या है, WH फैमिली है, वही सेम क्या लगा देंगे, वट लगा देंगे। नंबर 2 पे इज़ एम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो क्या आएगा इज़, तो क्या बनेगा, वट इज़
राहुल, राहुल के बाद यहाँ नोट दे रखा, नहीं दे रखा, काट देंगे। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब बताना, तो टेल, टेलिंग, तो व्हाट इज राहुल टेलिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसको भी काट देंगे। तो जो सेंटेंस दे रखा है, जो जो हमें बता रखा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम रूल लगा के सेंटेंस में अप्लाई करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। सेम पास्ट की तरह प्रेजेंट था और प्रेजेंट की तरह सेम हमारा फ्यूचर है, इसमें वो सेम फंडा है। क्या किया हमने, तो जैसे पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, उसी तरह फ्यूचर में करेंगे। यानी कि विल को उठा के आगे रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले विल को रख देंगे, सेम वो। बस इसमें गलती एक नहीं करनी जो आप अक्सर कर देते हो, क्या है, बी हमारा बाहर नहीं गया, सिर्फ विल बाहर गया है, बी हमारा अंदर ही है, तो उसे अंदर ही रखेंगे, वो हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान देना। वैसे ही इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते, वही हमारा डबल असेंबली का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो व्हाट विल राहुल बी, नोट देने का नोट काट देंगे, बी टेलिंग, ये लीजिए रूल हमने फॉलो कर दिया जैसे बता रखा था। व्हाट लगा दिया, विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, बी और टेलिंग लगा दिया। तो इस तरह से हमें रूल फॉलो करना है, बड़ा आसान है। आपको उम्मीद है सारे कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो गए। अब करते हैं प्रैक्टिस। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने रूल अप्लाई किया, रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, सेम उसी तरह से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। रूल सीखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उनको प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना सीखा है सब भूल जाओगे, और अगर डाउट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जब आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। इनके आंसर्स मैंने बता रखे हैं, और फिर इसको आंसर से मिलाएं। अगर कोई डाउट रहता है, सर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जल्दी से वीडियो को पॉज कर लें, अभी आंसर्स इसके मैं बताता हूँ आपको। तो ये इसके रूल्स हैं, जिस तरह मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करना था आपको। ये इसके रूल्स हैं, आप चेक कर लीजिए।